हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था का दूसरा टाइप्स। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो भारत में ब्रिटिशों के द्वारा 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ भू राजस्व व्यवस्थाएं तो ब्रिटिशों के द्वारा भारत में 3 प्रकार के भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसमें सबसे पहले आता है जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था या इसी को हम लोग अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद अगर देखें तो ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगाया गया था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगाया गया है। इसके बाद यहाँ से कहा जाए तो ब्रिटिशों ने दूसरा भू राजस्व व्यवस्था जो है वो रैयतवारी व्यवस्था लगाया है। रैयतवारी व्यवस्था, और इसमें इन्होंने 51% टैक्स वसूला है। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए यानी 51% क्षेत्रों में रैयतवारी व्यवस्था इन्होंने अपनाया। इसके बाद कहा जाए तो महालवारी व्यवस्था, और इन्होंने भारत के 30% क्षेत्रों में महालवारी व्यवस्था अपनाया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जमींदारी व्यवस्था क्या होती है और किन किन क्षेत्रों में लगाया गया, कितने परसेंट लगाए गए हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जमींदारी व्यवस्था। तो जमींदारी व्यवस्था जानने के लिए सबसे पहले हमें ये क्या होता है, कब लागू किया गया, इसके बारे में जानना होगा। तो जमींदारी व्यवस्था जो है ये लागू की गई वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। ये जिम्मेदारी व्यवस्था स्टार्ट की जाती है। कितने साल के लिए? तो 5 वर्ष के लिए, यानी कि ये 5 वर्षीय था। स्टार्टिंग में ये कितने साल के लिए था? तो 5 वर्ष के लिए। इसके बाद क्या होता है कि 1793 में कॉर्नवालिस जी आते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इन्होंने जमींदारी व्यवस्था को 10 वर्षीय कर दिया, यानी कि अब इसे कितने साल के लिए लागू कर दिया? तो 10 वर्ष के लिए। और जो भी जमींदार लोग रहते थे, ये भूस्वामी हुआ करते थे। साथ ही साथ जमींदारों के साथ 10 वर्षीय करारनामा भी किया था। यानी इसका कहने का मतलब है कि भारत में ब्रिटेनों के द्वारा 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई, जिसमें से जमींदारी व्यवस्था जो है तो ये समकालीन भारत के 19% भू क्षेत्र पे लागू की गई थी। और जमींदारी व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, या इसे इस्तमरारी क्या कहते हैं? इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही कहा जाए तो इस व्यवस्था की शुरुआत जो है भारत में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 5 वर्षीय काल के रूप में की गई थी। फिर 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं और इसका कार्यकाल बढ़ा के उन्होंने 10 वर्ष कर दिया। और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूस्वामी जमींदारी होते थे
और ब्रिटिशों के द्वारा जमींदारों के साथ संबंधित भूमि पे 10 वर्षीय करारनामा किया जाता था कि अब इस क्षेत्र को 10 वर्ष के लिए आपको दिया जाता है और यहाँ से आप ही को टैक्स ये सब वसूलना है। साथ ही साथ इसमें देखें तो जो जमींदार होते थे तो 10 वर्षों के लिए तो राजस्व तय हो गया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जमींदारों के पास 3 प्रकार के अधिकार थे। 3 प्रकार के अधिकार रहते थे, जैसे कि आनुवंशिक अधिकार, यानी इनके बाद इनका पुत्र यही सब क्या करेगा, जमींदार बनेगा। दूसरा था किराए पे देना, यानी कि अपने भू क्षेत्र को ये किराए पे भी दे सकते थे, किराए पर देना, ठीक है। साथ ही साथ योग्य व्यक्ति को देना, जो योग्य व्यक्ति हो उसे भी ये क्या कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी दे सकते हैं, योग्य व्यक्ति को देना, ठीक है। यानी कि कंपनी ने जमींदारों को कर वसूलने के लिए अस्थायी अधिकार भी प्रदान किए, जैसे कि आनुवंशिक अधिकार, किराए पर देना, योग्य व्यक्ति, ये सब का। इसके बाद अगर देखिएगा तो कंपनियों ने, ठीक है, इसके बाद देखने को मिलता है कि कंपनी ने जमींदारों को अस्थायी अधिकार कर वसूलने के लिए दिए। साथ ही साथ संपूर्ण भूमि अब किनकी हो गई, जमींदारों की हो गई। संपूर्ण भूमि अब से किनकी हो गई थी, जमींदारों की। वो टैक्स वसूलते थे और ब्रिटिशों को देते थे। साथ ही साथ यहाँ से अब क्या होता है कि जो जमींदार लोग थे, ठीक है, जो भी जमींदार लोग थे, ये अब जमींदारों से कर वसूलने का पूर्ण अधिकार था। यानी कि ब्रिटिशों को जमींदारों से कर वसूलने का पूर्ण अधिकार हो गया था इस व्यवस्था में। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा तो जमींदारों के लिए प्रावधान भी किए जाते हैं। जमींदारों के लिए कई प्रावधान किए जाते हैं, जैसे कि कुल राजस्व का 1/11 भाग जमींदार जो है अपने पास रख सकता था, ठीक है। यानी कि कुल टैक्स का या कुल राजस्व का 1/11 भाग ये जमींदार अपने पास रख सकता था। तो इस व्यवस्था में अगर देखिएगा, जमींदारी व्यवस्था में, कि 3 प्रकार के जमींदारों के पास अधिकार रहते थे, जैसे आनुवंशिक अधिकार, किराए पर देना, योग्य व्यक्ति को देना। तो आनुवंशिक अधिकार कहने का मतलब होता है कि जमींदारों को संबंधित भूमि पर स्वामित्व के आनुवंशिक अधिकार थे। यानी कि पिता के मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र या उनके सगे संबंधियों को अधिकार दे दिए जाते थे, जिसे आनुवंशिक अधिकार कहते हैं। किराए पे देने का अर्थ है कि यदि जमींदार चाहे तो अपनी जमींदारी को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पे भी दे सकता था। और योग्य व्यक्ति कहने का मतलब है कि यदि जमींदार समय पे राजस्व भुगतान नहीं करता है तो जमींदारी छीनकर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को भी दे सकता था। और इसी में कर वसूलने के क्रम में जमींदार राजस्व का 1/11 भाग अपने पास रखकर 10/11 भाग, ठीक है, 10/11 भाग ब्रिटिश राजकोष में जमा करता था। कहाँ? ब्रिटिश राजकोष में
जमा करता था। और यह भू राजस्व व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल, यहाँ पे देखिएगा तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में, साथ ही साथ कहा जाए तो बनारस, कहाँ? बनारस, इन क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो ये जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी। अब अगर हम लोग देखें कि इस जमींदारी व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुआ, तो चलिए अब हम लोग उसे जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं जमींदारी व्यवस्था के क्या प्रभाव पड़े, क्या परिणाम हुआ। तो इसमें सबसे प्रभाव पहला होता है राजनैतिक प्रभाव। राजनैतिक प्रभाव, इस राजनैतिक प्रभाव में देखने को मिलता है कि भारत में एक नए वर्ग का उदय होता है, ठीक है, यानी एक नया वर्ग प्राप्त किया, जिसे हम कह सकते हैं कि नए वर्ग का यहाँ पे उदय होता है, नए वर्ग का उदय, जिसे जमींदार कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखने को मिलता है कि भारत में राजनीतिक प्रभाव से एक नए वर्ग प्राप्त किया गया जिसे जमींदार कहें, और साथ ही साथ यहाँ से 1857 की क्रांति का भी प्रभाव देखा जाता है। यहाँ से 1857 की क्रांति का भी प्रभाव देखा जाता है, यानी कह सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ ब्रिटिशों को ही प्राप्त हुआ था। साथ ही साथ उन्होंने जमींदारों को रूप में एक भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया, ठीक है, जो 1947 तक उनके लिए वफादार बने रहे। और जमींदार जो रहते थे अपने अपने क्षेत्रों में ब्रिटिश एजेंट की तरह काम करते थे और निम्न वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करते थे ये जमींदार। और साथ ही साथ देखा जाए तो 1857 की क्रांति के दौरान जमींदारों ने ब्रिटिशों का सहयोग भी दिया था, ठीक है। तो पहला प्रभाव तो ये हो गया राजनीतिक प्रभाव। अगर दूसरा प्रभाव हम लोग कहें तो इसमें आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव, अब इस आर्थिक प्रभाव में देखने को मिलता है कि वित्तीय रूप जो है, वित्तीय रूप अब सुरक्षित रहेगा, यानी कि फाइनेंशियल अब सही हम लोग का इंडिया का रहता है। साथ ही साथ प्रशासन की कीमतों में, प्रशासन की कीमतों में कटौती की जाती है, यानी कि प्रशासन सही से नहीं चलाया जाता है। साथ ही साथ आय बढ़ जाती है, यानी कि इनकम क्या होती है, बढ़ने लगती है, यानी कि आय बढ़ गई, ठीक है। यानी कि जो जमींदार लोग थे इस समय इनकी आय क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि जमींदारी व्यवस्था लागू करने से ब्रिटिश भारत में वित्तीय रूप से सुरक्षित हो गए थे और भू राजस्व का एक निश्चित भाग उन्हें समय पर निश्चित तौर पे प्राप्त हो रहा था, यानी कि अब अंग्रेज पैसे से मजबूत होने लगे थे। और इसी वजह से भू राजस्व की वसूली जमींदार करते थे और ब्रिटिश के प्रशासन की खर्चों में भी कटौती आई, यानी कि ब्रिटिश का जो प्रशासन था तो उनका कोई खर्च ये सब हो नहीं रहा था। और ब्रिटिश एवं जमींदारों की आय भी बढ़ गई थी, वहीं किसान वर्ग का इसमें क्या होता है, शोषण होता है, ठीक है। तो आय किनका किनका बढ़ा, ब्रिटिश एवं जमींदार लोग का, ब्रिटिश और जमींदार लोग का आय बढ़ता है। और साथ ही साथ यहाँ देखने को मिलता है कि किसान वर्ग का शोषण यहाँ से शुरू हो जाता है। इसी के बीच में देखिएगा तो तीसरा परिणाम आता है सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव, ठीक है। तो सामाजिक प्रभाव में अगर देखिएगा तो जमींदारों के अधिकार बढ़ने से, ठीक है, उनके जितने भी संबंधित क्षेत्र थे उनमें आर्थिक शोषण की नीति अपनाई गई। कौन सा, आर्थिक शोषण की नीति,
आर्थिक शोषण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जितने भी पारिश्रमिक होते हैं, जितने भी मजदूर होते हैं, अब यहाँ से बेगार बढ़ने लगती है। बेगार कहने का मतलब बेरोजगारी बढ़ने लगती है। तो जमींदार लोग भी भारत पे बहुत ही ज़्यादा धूम मचा दिए थे। ठीक है, ब्रिटिशों का साथ देके। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जमींदारी व्यवस्था आने से किसान वर्ग या निम्न वर्ग का बहुत ही हानि हुआ है। ठीक है, और ब्रिटिशों का यहाँ पे लाभ ही लाभ हुआ है। इसके बाद दूसरी व्यवस्था अंग्रेजों का हम लोग जानते हैं, जो कि ब्रिटिश काल में अर्थव्यवस्था पे प्रभाव डालने का एक विशेष महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, जिसे कहते हैं रैयतवारी व्यवस्था। अब ये रैयतवारी व्यवस्था क्या है, इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो रैयतवारी व्यवस्था कहने का मतलब होता है कि इसे लागू किया था, मैं एक एक पॉइंट लिख रही हूँ, इसे लागू किया था थॉमस मुनरो। ठीक है, और साथ में इनका सहयोग दिए थे कैप्टन रीड। और इन दोनों ने कब किया था, तो 1826 में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया था। अगर इनके क्षेत्र के बारे में कहा जाए तो इनके क्षेत्र थे मद्रास, बम्बई और असम। और कहाँ थे, असम। वास्तव में अगर इनकी शुरुआत की बात बोला जाए, वास्तव में इनकी शुरुआत कहा जाए रैयतवारी व्यवस्था की, तो यह 12 महल जिले से हुआ था, जो कि कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। साथ ही साथ कहा जाए तो ये प्रत्यक्ष संबंध भी रख रहा था, प्रत्यक्ष संबंध रख रहा था किनसे, तो रैयत से यह प्रत्यक्ष संबंध भी रख रहा था। साथ ही साथ इनकी अगर विशेषताएं कहा जाए रैयतवारी व्यवस्था का, तो रैयत जो रहते थे ये भूमि के मालिक होती थी, भूमि की मालिक। ठीक है, यानी रैयत ही भूमि के मालिक होते थे। साथ ही ब्रिटिश जो रहते थे भूमि को बांटते थे, ब्रिटिश भूमि को बांटते थे। और यदि ब्रिटिशों को कर नहीं दिया गया, यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि यदि ब्रिटिशों को कर नहीं देता तो भूमि से वंचित कर दिया जाता था, भूमि से वंचित किया जा सकता था। यानी कि ये रैयतवारी व्यवस्था में साफ साफ बोला गया है। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया कि अपनी भूमि पर किसानों का अधिकार था, किसानों को अधिकार था, यानी अपनी भूमि पे जिनका खेती है उन्हीं का अधिकार रहेगा। और सरकार को, यानी ब्रिटिश सरकार को कर बढ़ाने की अनुमति भी मिली, कर बढ़ाने की अनुमति भी यहाँ से दी जाती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस व्यवस्था को भारत में 1826 में थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा शुरू किया गया था। और रैयतवारी व्यवस्था भारत के कुल भू क्षेत्र के 51% भाग पे, ठीक है, 51% भाग पे लागू की गई थी।
और ये तीनों भू राजस्व व्यवस्था में सबसे अधिक क्षेत्र पे लागू की गई थी। कौन सा? रैयतवारी व्यवस्था। इसके अंतर्गत कई मुख्य क्षेत्र थे, जैसे कि मद्रास हो गया, बम्बई हो गया, असम हो गए। यहाँ पे बात करें तो मध्य प्रांत भी आ जाएंगे, मध्य प्रांत, ठीक है। साथ ही साथ तमिलनाडु है, जिसमें बारामहल जिला से स्टार्ट हुआ था। लेकिन इन सभी के क्षेत्रों के बारे में अगर शुरुआत का बात करें तो यह व्यवस्था तमिलनाडु के बारामहल जिले से आरंभ की गई और इस व्यवस्था के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रैयत होते थे, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रैयत कहने का मतलब होता है किसान, ठीक है। किसान को यहाँ पे रैयत कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से कर वसूला जाता था, यानी कि किसान और अंग्रेज के बीच में यह बात रहती थी, कोई भी यहाँ पे मीडिएटर नहीं था, जैसे कि जमींदारी व्यवस्था में था। और किसान और सरकार के बीच कोई बिचौलिया यहाँ पे नहीं था। अगर हम लोग कहें कि रैयत भूमि जो रहते थे, यानी जो किसान थे, वो खुद ही यानी स्वयं इस भूमि के मालिक रहते थे, भूस्वामी रहते थे, और किसानों को ब्रिटिश के द्वारा ही भूमि वितरित की जाती थी, ठीक है। और यदि किसान समय पे राजस्व अदा नहीं कर पाता था तो उनसे भूमि को छीन लिया जाता था, यानी कि वंचित कर दिया जाता था। और साथ ही अपनी भूमि पे किसानों का ही अधिकार प्राप्त था और सरकार को किसान की भूमि पे कर बढ़ाने का भी अधिकार था, यानी ब्रिटिश सरकार इन किसानों के भूमि पे टैक्स ये सभी बढ़ा सकते थे। और इसके अंतर्गत अगर कर की दर कहा जाए तो 40 से 55%, ठीक है, टैक्स यहाँ पे रहती थी। 40 से 55% टैक्स यहाँ से रहती थी। अगर हम लोग अब बात करें कि रैयत व्यवस्था जो है, रैयतवारी व्यवस्था के प्रभाव क्या पड़े इंडिया पर, ठीक है, प्रभाव कहिए या फिर इसी को परिणाम भी कह सकते हैं कि इनका प्रभाव क्या होगा, इनका परिणाम क्या होगा। तो सबसे पहले तो राजनैतिक प्रभाव पड़ा। राजनैतिक प्रभाव, अगर राजनैतिक प्रभाव पे कहा जाए तो जमींदारों ने अपना महत्व खो दिया, यानी कि जमींदारी व्यवस्था में देख रहे थे कि जहाँ पे जमींदार का अपना एक वैल्यू था, वहीं पे रैयत वाली व्यवस्था में जमींदार का कोई वैल्यू नहीं रहता है। साथ ही साथ यहाँ से जमींदारों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जमींदारों ने विद्रोह भी करना यहाँ से क्या कर देता है, शुरू कर देते हैं। यानी कह सकते हैं कि रैयतवारी व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों ने संबंधित क्षेत्रों में अपना राजनैतिक महत्व खो दिया था और इसी के परिणाम स्वरूप जमींदारों ने विद्रोह शुरू कर दिए और कुल मिलाकर इन क्षेत्रों से जमींदार जो थे असंतुष्ट होने लगे ब्रिटिशों से, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो आर्थिक प्रभाव भी आता है। आर्थिक प्रभाव, अगर हम लोग इस आर्थिक प्रभाव में बात करें तो भ्रष्टाचार में वृद्धि होने लगती है। भ्रष्टाचार में क्या होने लगता है, वृद्धि होने लगता है और वाणिज्यिक फसलें उगाने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि ब्रिटिश कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से अब किसानों से कर वसूल रहे थे, जिससे कि कर वसूलने में अनियमितता बढ़ने लगी, यानी कि टाइम पे टैक्स ये सब नहीं मिल रहा था, जिससे कि भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगी। और इसी क्षेत्र में किसानों को वाणिज्य के फसलें उगाने के लिए भी उन्हें क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है, जैसे कि अफीम ये सब का खेती करने के लिए इन्हें
मजबूर किया जाता है। और इसके बाद एक और प्रभाव आता है जिसे सामाजिक प्रभाव कहते हैं। सामाजिक प्रभाव, जिससे कि भारत में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ने लगती है। भारत में बेरोजगारी क्या होने लगती है? और ज़्यादा बढ़ने लगती है। यानी कि कृषि पे दबाव बढ़ने से भारतीय किसान अब धीरे धीरे और क्या होने लगते हैं? बेरोजगार होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम बात करें महलवारी प्रणाली या व्यवस्था के बारे में, तो इसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे शुरू किया गया। और अगर इनके क्षेत्र के बारे में बात करें तो इनके क्षेत्र हैं गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश प्रांत, साथ ही साथ कहा जाए तो मध्य भारत, पंजाब एवं हरियाणा, इन क्षेत्रों में महलवारी प्रणाली व्यवस्था लागू किया गया। महल शब्द का अगर अर्थ कहा जाए, महल शब्द का अर्थ गांव होता है। यानी कि एक गांव की व्यवस्था की गई। यानी कि कहा गया कि एक गांव, यानी कि गांव कर के संग्रह पर ठीक है के लिए जिम्मेदार था। के लिए क्या था? जिम्मेदार था। यानी कहने का मतलब था कि गांव का एक मुखिया रहेगा, प्रधान रहेगा, वो पूरे गांव के लोगों से टैक्स वसूलेगा और अंग्रेज को देगा। ठीक है। यानी कि महलवारी व्यवस्था को विलियम बेंटिक के द्वारा 1833 में कब स्टार्ट किया गया? 1833 में आरंभ किया गया। और यह पूरे भू राजस्व व्यवस्था का 30% भाग पे ये स्थापित की गई थी। और इस व्यवस्था से संबंधित कई क्षेत्र हैं, जैसे गंगा घाटी, उत्तर प्रदेश प्रांत, मध्य भारत, पंजाब, हरियाणा। यहाँ महल शब्द का अर्थ बताया गया है गांव, यानी समुचित गांव ही कर संग्रह करने के लिए जिम्मेदार होता था। अगर इस व्यवस्था के बारे में हम लोग कहें तो इस व्यवस्था में हमें और भी जानकारी मिलती है, जैसे कि ग्राम का प्रधान, ठीक है, ग्राम का प्रधान। तो जो ग्राम का प्रधान रहता था इस कर संग्रह में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यानी पहले कर का आंकलन किया जाता था। यानी कि गांव में कर का आंकलन गांव करता था। यानी कि गांव ही उस टैक्स को वसूलता था और फिर अंग्रेजों को सौंप देता था। इसी के बीच किसानों के बीच, इसी के मध्य देखते हैं कि किसानों के बीच कर का लक्ष्य रखना, ठीक है। यानी कि किसानों के मध्य अनुपातिक रूप से कर का लक्ष्य निर्धारित किया गया। साथ ही साथ जो किसान थे, किसान अपने योगदान हेतु जिम्मेदार भी रहते थे। यानी कि प्रत्येक किसान अपना योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध था। और इस व्यवस्था का मुख्य दुष्प्रभाव ये था कि सामाजिक विखंडन गांवों में बड़े पैमाने पर देखा गया। यानी कि अब हर गांव में ये सब देखा जा रहा है। अब इस भू राजस्व प्रणाली के अगर प्रभाव के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भू राजस्व
प्रणाली के प्रभाव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी कई प्रकार आप देख सकते हैं, जैसे कि कृषक समुदाय पर प्रभाव पड़ रहा था। ठीक है, साथ ही साथ गरीब की वृद्धि भी बढ़ रही थी। गरीबी की वृद्धि यहाँ से धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। भारतीय उद्योगों का भी यहाँ विनाश हो रहा था। भारतीय उद्योगों का यहाँ से विनाश हो रहा था, ये सब व्यवस्थाएं अपनाने के कारण। साथ ही साथ आप देखिएगा तो भारत में विदेशी पूंजी एवं आधुनिक उद्योगों का उदय होने लगा। आधुनिक उद्योगों का उदय शुरू हो गया था, यानी कि अब भारत में बाहर का पूंजी आने लगा, यानी पैसा ये सब आने लगा। साथ ही नए नए उद्योग भी भारत में आने शुरू हो गए। इससे भारत में बेरोजगारी में वृद्धि होने लगती है, यानी बेकार बढ़ने लगती है। ठीक है, साथ ही साथ भारतीय व्यापारिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है और यहाँ से भारी मात्रा में भारत से धन का निष्कासन भी देखने को मिलता है और हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही निम्न हो जाती है। ठीक है, इससे कृषक समुदाय पे भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि कह सकते हैं कि भू राजस्व प्रणाली के कई प्रभाव थे, जैसे कि कृषक समुदाय पर भी यहाँ पे प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि किसानों के जीवन में अब कई परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, किसानों के जीवन में अब कई परिवर्तन आएंगे, जैसे कि असंतुष्टिकरण होगा, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे और वो ब्रिटिश से विद्रोह करने की भी स्थिति में आ जाते हैं। गरीबी जो है एकदम चरम पे पहुंच जाती है, गरीबी चरम पे आ जाएगी, यानी इतना गरीबी भारत में बढ़ जाती है कि लोग एक दूसरे को मारना भी स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही साथ कहा जाए तो जो ग्रामीण समुदाय का विखंडन होने लगता है, यानी कि लोग आपस में ही टूटना शुरू कर देते हैं और भारतीय मध्यम वर्ग का यहाँ से उदय होगा। साथ ही साथ और देखें तो यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज लेने की भी वृद्धि बढ़ जाती है। कर्ज की वृद्धि होने लगती है, यानी कि जो गांव वाले क्षेत्र है वहाँ पे धीरे धीरे लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। और कृषि का पिछड़ापन भी यहाँ से देखने को मिलता है। कृषि का पिछड़ापन, यानी कि जो किसान लोग पहले खेती पे निर्भर रहते थे, अब वो खेती करना धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। ठीक है, और कृषि का वाणिज्यिकरण यहाँ होता है। कृषि का वाणिज्यिकरण होता है, यानी कि अब अंग्रेज जो है भारत में अफीम ये सब की खेती करवाना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। इसी के बीच देखने को मिलता है कि भारत में भू राजस्व नीतियों के कारण
कृषक वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, ठीक है। और किसानों के जीवन में कई प्रकार के परिवर्तन भी देखे गए, जैसे कि कृषक वर्गों के बीच में असंतुष्टि बढ़ गई थी। ब्रिटिश काल में कृषक समुदाय में, ठीक है, गरीबी चरम सीमा तक पहुंच गई और भू राजस्व प्रणाली से ग्रामीण समुदायों का धीरे धीरे विखंडन भी देखने को मिला और नए वर्ग का उदय देखने को मिला, यानी मध्यम वर्ग का उदय हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों पर कर्ज बढ़ाने लगे, यानी लोन ये सब दे के उनको लूटना शुरू हो गया। और ब्रिटिश इस काल में कृषक समुदाय पे केवल राजस्व वसूलते थे और उन्होंने भारतीय कृषि के विकास पे समुचित रूप से ध्यान नहीं दिया, जिससे कि भारतीय कृषि में पिछड़ापन देखने को मिला और कृषि के वाणिज्यीकरण में भी भारतीय कृषकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े हैं। यहाँ सब हम लोग जानेंगे कि धीरे धीरे भारत में कैसे कैसे गरीबी हुई और ब्रिटिश काल में जो अर्थव्यवस्था थी उस समय हमारे भारत देश में कितने अकाल पड़े, जो कि हमारे अभी वर्तमान भारत में भी इतने अकाल नहीं पड़े जब ब्रिटिश काल में पड़े थे, ठीक है। तो चलिए हम उस पर भी चर्चा करते हैं। अगर हम लोग गरीबी की वृद्धि देखें तो ब्रिटिशों के शोषणकारी भू राजस्व नीतियों से भारत में गरीबी बढ़ी थी, ठीक है। और खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण 1854 से 1901 के बीच में 24 अकाल पड़े हैं, 24 अकाल पड़े, ठीक है। और ब्रिटिश आंकड़े के अनुसार इन अकालों में कहा जाता है कि 29 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए। 29 मिलियन कहने का मतलब होता है 2 करोड़ 90 लाख, यानी कि जब हमारा भारत जो था इतना सारा वहाँ पे पैसा था, तो ब्रिटिश के हाथ में जैसे ही सत्ता जाती है उनके राज में 24 अकाल पड़े, जिससे कि हमारे भारतीय लोगों में 2 करोड़ 90 लाख लोग मारे गए। और 1943 में अगर कहा जाए 1943 में तो बंगाल में भी अकाल आया, ठीक है। और बंगाल में जब ये अकाल आया था तो 30 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, यानी कि आप कह सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश अर्थव्यवस्था का यह काफ़ी दुष्परिणाम है, ठीक है। यानी कि जैसे ही सत्ता ब्रिटिशों के हाथ में गई, अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के हाथ में गई, हमारा पूरा भारत धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो गया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भारतीय उद्योगों का विनाश कैसे शुरू हो गया था ब्रिटिश के ये शासनकाल में। तो अगर भारतीय उद्योगों का विनाश का बात करें तो यहाँ से क्या होती है कि कंपनी ने भारतीय उद्योगों को समाप्त कर दिया था। कंपनी ने भारतीय उद्योगों को समाप्त कर दिया, क्योंकि हर चीज़ उन्होंने मशीन से कर दिया था, मशीनीकृत। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो यूरोप में भारतीय माल पर भारी टैक्स भी अब लिया जा रहा था, भारी टैक्स ये सब लिया जा रहा था। और कच्चे माल का निर्यात ज़्यादा होने लगा, कच्चे माल का निर्यात भारत से ज़्यादा हो रहा था। और ये सब किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये सब घटनाएं बताई गई हैं। कार्ल मार्क्स के द्वारा ये सब घटनाएं यहाँ पे
बताई गई हैं कि कैसे कैसे भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ है। यानी कि कहा जाता है कि ब्रिटिशों ने भारत की उद्योगों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय उद्योग जैसे कि हथकरघा उद्योग था, ये सबको समाप्त किया गया और यूरोप की बाज़ारों में भारतीय निर्यात को प्रबंधित करने के लिए भारतीय उत्पादों पे 200% से भी ज़्यादा टैक्स ये सब लगाए गए थे और भारत को केवल कच्चे माल का ही स्रोत बनाया गया। और हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश पे कार्ल मार्क्स का कथन है कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ, यानी कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कार्ल मार्क्स जी कहते हैं कि भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ, भारतीय बुनकरों की हड्डियाँ मैदान में बिखरी पड़ी हैं, मैदान में बिखरी पड़ी है। ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने ये भी कहा था कि 1850 के आसपास, 1850 के आसपास भारत में एक भी उद्योग नहीं था, एक भी उद्योग नहीं था। ठीक है। और 1853 से 1856 के मध्य कुछ उद्योगों का विकास देखने को मिलता है, कुछ उद्योगों का विकास देखने को मिलता है, जैसे कि मुंबई में देखिएगा तो सूती वस्त्र के लिए मिल खोला गया, सूती वस्त्रों के मिल। ठीक है। साथ ही साथ देखें तो बंगाल में जूट उद्योग, बंगाल में जूट उद्योग हो गया और कोयला खनन, कोयला खनन। ठीक है। तो ये सब देखने को मिलता है कब, 1853 से 1856 के मध्य। ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा कहा गया कि 1853 से 1856 के मध्य ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि ब्रिटिश शासनकाल के अर्थव्यवस्था के दौरान धन के निष्कासन का क्या सिद्धांत रहा और इस नीति के अनुसार कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही निम्न हो गई थी। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं धन के निष्कासन का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो अगर इनके बारे में कहा जाए तो दादा भाई नौरोजी ने भारत में धन के निष्कासन का सिद्धांत जो है दादा भाई नौरोजी ने दिया था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इन्होंने यह सिद्धांत को 1867 में दिया है अपनी एक बुक, जिस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। इस बुक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया है। धन के निष्कासन के सिद्धांत का अर्थ कहने का मतलब होता है कि धन को लगातार भारत से बाहर भेजना। ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो यह एक राष्ट्रीय उत्पाद का एक
भाग भारतीय उपयोग के लिए नहीं था। ठीक है, भारतीय उपयोग हेतु नहीं किया गया। सब किसके लिए किया गया? तो ब्रिटिशों के लिए, यानी कि बाहर भेजा गया। साथ ही साथ यहाँ पे देखा जाए तो 1757 से पहले भारत में निवेश किया गया था और यहाँ पे कुछ निष्कासन भी किया गया। ठीक है, निष्कासन भी किया गया है। तो आप कह सकते हैं कि 1757 से पहले यहाँ पे भारत में ब्रिटिशों के व्यापार को निवेश कहा जाता था, परंतु 1757 के बाद, ठीक है, ये 1757 के बाद है, तो 57 से पहले निवेश और 57 के बाद निष्कासन कहा गया, यानी कि धन के निष्कासन के सिद्धांत को रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है ये कहते हैं कि धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट बताया गया, यानी इवल ऑफ इवल्स। ठीक है, और धन के निष्कासन का अर्थ है कि राष्ट्रीय उत्पाद का एक भी भाग जो भारतीयों के लिए प्रयोग नहीं किया गया, उसके बदले भारतीयों को कुछ भी आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। और इस धन के निष्कासन के नीति के अनुसार आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रिटेन में पूंजीवादियों का उदय होता है। ब्रिटेन में पूंजीवादियों का उदय शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की जाती है, यानी कि हमारे यहाँ से धन निष्कासन करके, यानी हमारे यहाँ से धन लूट के अपना घर वो भर रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ देखिए तो भारतीय उद्योग एवं कृषि का भी पतन कर देता है। कृषि का भी पतन शुरू हो जाता है, यानी कि ब्रिटिशों ने हमारे इंडिया को खोखला बना दिया था। साथ ही साथ हम लोग देखें तो भारतीय आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे। आर्थिक रूप से क्या हम लोग होने लगे थे? कमज़ोर होने लगे थे। ठीक है, जिसके वजह से ब्रिटिश हम पे और ज़्यादा अपना शासन कर रहा था, यानी कि भारतीय धन के निष्कासन से ही ब्रिटेन में पूंजीवादियों का उदय हुआ और परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और भारत में कृषि व उद्योगों का पतन हुआ, जिससे कि भारत में आर्थिक रूप से अत्यधिक कमज़ोर होना शुरू हो गया और ब्रिटिश हम पे शासन अधिक से अधिक करने लगे। और इसी में आप देखते हैं कि भारतीयों पे इतना शोषण किया जाता है, जिससे कि भारतीय लोग अब धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू करेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहला विद्रोह पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। अगले लेक्चर में।